हेलो साथियों, नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल आज यस बिहार वाला पर आपका स्वागत है। आइए हम लोग जो प्रैक्टिस सेट शुरू किए हुए थे, छठा नंबर, उसमें से हम लोग 50 क्वेश्चन देख लिए हुए थे। ये जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था, ये भारतीय राज्य व्यवस्था का चल रहा था। अब हम लोग को आगे से जो क्वेश्चन देखना था 51 नंबर से, उसको हम लोग देखते हैं। तो 51 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है लोक लेखा समिति पहली बार किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो पहली बार 1921 में अस्तित्व में आया। दूसरा जो क्वेश्चन कह रहा है 52 नंबर, लोक लेखा समिति के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? तो इसमें 22 सदस्य शामिल होते हैं, ये सही है। दूसरा जो कह रहा है बी, इसके सदस्यों को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है, नहीं, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी गलत है। आइए अगला जो क्वेश्चन है इसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। 53 क्वेश्चन कह रहा है कि मतलब प्राक्कलन समिति का गठन किसकी सिफारिश पर किया जाता है, किया जाता था? तो ये जो किया गया था, प्राक्कलन समिति का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो ये जो किया गया था जॉन मथाई के सिफारिश पर किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 54 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्राक्कलन समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा दिए गए कूट की सहायता से सत्य कथन का चयन करें। तो आइए हम लोग देखते हैं, इसमें सत्य का चयन करना है। पहला जो है ये कह रहा है कि प्राक्कलन प्राक्कलन समिति के सभी सदस्य लोकसभा से चुने जाते हैं, ये सही है। दूसरा जो कह रहा है कि सदस्यों को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है, नहीं, ये जरूरी नहीं है, ये गलत है। तीसरा जो कह रहा है समिति का अध्यक्ष सत्ताधारी दल से होता है, ये सही है। तो 1 3 सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगला जो क्वेश्चन है 55 नंबर, इसको हम लोग देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सार्वजनिक उद्यम समिति का गठन पहली बार किस वर्ष किया गया था? शुरू करो। तो ये जो किया गया था 1964 में किया गया था, इसका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगला जो क्वेश्चन है 56 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मिलान करना है। इसमें दिया हुआ समितियां दिया हुआ है, उसके सदस्यों का संयोजन जो है इसको मिलान करना है। तो सार्वजनिक उद्यम समिति जो है लोकसभा लोकसभा 15 तथा राज्यसभा 7। ठीक, ये हो जाएगा इसका। महिला सशक्तिकरण समिति का हो जाएगा लोकसभा 20 तथा राज्यसभा 10। ये विशेषाधिकार समिति का हो जाएगा लोकसभा 15 तथा राज्यसभा 10। उसके बाद में लाभ के पदों पर संयुक्त समिति, तो ये हो जाएगा लोकसभा 10 तथा राज्यसभा 5। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका मिल रहा है सही उत्तर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए जो अगला क्वेश्चन है 57 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है? 57 नंबर कह रहा है कि भारतीय संसदीय समूह की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये जो स्थापना किया गया था 1949 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए जो अगला क्वेश्चन नंबर है वो है 58 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हम लोग विचार करते हैं, इसमें से देखना है आगे। थोड़ा सा बढ़ाइए, ये देखिए 58। ये कह रहा है कि भारतीय संसदीय समूह की सदस्यता हर संसद सदस्य के लिए खुली हुई है। दूसरा जो कह रहा है, इसमें कह रहा है लोकसभा का अध्यक्ष भारतीय संसदीय समूह का पदेन अध्यक्ष होता है। तीसरा जो कह रहा है राज्यसभा के उपसभापति भारतीय संसदीय समूह के पदेन महासचिव होते हैं। चौथा जो कह रहा है भारतीय संसदीय समूह के निर्णयानुसार सर्वोत्कृष्ट संसद के लिए पुरस्कार का गठन 1995 में किया गया था। तो उपरोक्त में से कितने कथन मतलब सत्य है, इसको हम लोग को देखना था। तो इसमें से 3 सही है, केवल 3 सही है, बाकी सब गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसके हिसाब से सी सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है 59 नंबर, इसको हम लोग देखते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, असत्य कथन का चयन करें। तो इसमें से हम लोग को गलत चुनना है। तो आते हैं, देखते हैं हम लोग। अंतर संसदीय संघ में 179 देशों के संसद शामिल है। दूसरा जो कह रहा है IPU का मुख्य लक्ष्य मजबूत प्रातिनिधिक संस्थाओं की स्थापना करना है।
तो इसमें से न एक के सही है न दो सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगला जो क्वेश्चन है उन 60 नंबर, इसको हम लोग देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रमंडल संसदीय संघ में कितने देश सम्मिलित हैं? तो इसमें जो देश सम्मिलित है 53 देश सम्मिलित है। आइए जो अगला क्वेश्चन है 61 नंबर, इसको हम लोग देखते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय आपातकाल की निरंतरता को अस्वीकार करने के लिए लोकसभा के किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? तो इसमें साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पूर्ण बहुमत का अर्थ होता है, पूर्ण बहुमत का जो अर्थ होता है ये होता है सदन की कुल सदस्यता का बहुमत ही भले ही सीटें खाली हो या अनुपस्थित हो। इसका ये सही उत्तर हो जाएगा, यही इसका अर्थ होता है। आइए जो अगला ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो गया इसका। अगला जो क्वेश्चन है 63 नंबर, इसको हम लोग देखते हैं। लेमडक सत्र से क्या अभिप्राय है? तो लेमडेक सत्र से अभिप्राय ये है कि नई लोकसभा के गठन से पूर्ववर्ती लोकसभा का अंतिम अंतिम सत्र, तो यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। आइए जो अगला क्वेश्चन है 64 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शून्य काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करना है। इसमें सही कथन का चुनना है। पहला जो कह रहा है संसद का पहला घंटा शून्य काल के लिए होता है, शून्य काल के लिए होता है। दूसरा जो कह रहा है यह तत्काल सार्वजनिक महत्व के मामलों को उठाने के लिए एक अनौपचारिक उपकरण है। तीसरा जो कह रहा है संसदीय प्रक्रिया में इसका प्रारंभ 1952 में भारत द्वारा किया गया। तो इसमें से सही चुनना है, तो सही जो हो जाएगा इसमें केवल दो सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, केवल दो। आइए जो अगला क्वेश्चन है 65 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपरोक्त में से कितने कथन सत्य है, माने कितने सही है। आइए हम लोग देखते हैं। 1 नंबर जो कह रहा है तारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक दिया जाता है तथा पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा जो कह रहा है अतारांकित प्रश्नों के मामलों में लिखित रिपोर्ट आवश्यक होती है, अतः पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। तीसरा कह रहा है अल्प सूचना के प्रश्न वे प्रश्न हैं जिन्हें कम से कम 14 दिन का नोटिस देकर पूछा जाता है तथा इनका उत्तर भी लिखित दिया जाता है। चौथा जो कह रहा है इस प्रश्न सदन के किसी भी सदस्य से पूछा जा सकता है। तो हम लोग को सत्य चुनना है, तो इसमें से सत्य जो होगा ये हो जाएगा केवल 3, यानी केवल 3 इसमें सही है। ठीक, केवल 3 सही है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगला जो क्वेश्चन है इसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये जो अनुच्छेद है 127। अगला जो क्वेश्चन है 67 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। कह रहा है 67 नंबर लोक लेखा समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथन का चयन करें। इसमें गलत चुनना है 67 नंबर में। तो आइए हम लोग देखते हैं। इसमें गलत जो है इसमें विभाग द्वारा खर्च पर रोक रोक की शक्ति निहित है, यही इसमें गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बाकी सब सही है। आइए जो 68 नंबर क्वेश्चन है मिलान करने वाला, इसको हम लोग देखते हैं। मूल क्षेत्राधिकार जो है संघीय न्यायालय के रूप में कार्य करता है ये। उसके बाद में जो परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार जो है ये जो है सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लाया गया सार्वजनिक महत्व विषय है। उसके बाद में जो अपीलीय क्षेत्राधिकार जो है ये है संवैधानिक, दीवानी तथा फौजदारी का है। जो सिविल या मतलब क्रिमिनल जो होता है उसके लिए है। उसके बाद में चौथा जो है क्षेत्राधिकार समीक्षा जो होता है ये नैसर्गिक न्याय की सिद्धांतों के उल्लंघन की जांच के लिए है। तो इसमें जो हमारा उत्तर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए जो अगला क्वेश्चन है 69 नंबर, इसको हम लोग देखते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वृद्धि किसके द्वारा की जा सकती है? तो ये जो की जा सकती है संसद के द्वारा की जा सकती है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए जो अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं।
70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का सर्वोच्च न्यायालय तथा अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय निम्न में से किस अर्थ में भिन्न है। तो इसमें से हम लोग को कूट करना है, तो आइए हम लोग करते हैं कूट, देखते हैं। न्याय समीक्षा के अवसर की उपस्थिति, दूसरा जो कह रहा है सलाहकार न्याय क्षेत्र, तीसरा जो कह रहा है देश के सभी उच्च न्यायालयों पर नियंत्रण, चौथा जो कह रहा है न्याय क्षेत्र का विस्तार। यानी तो इसमें से जो हमारा मिल रहा है 2 3 4, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। 2 3 4 ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। आइए जो अगला क्वेश्चन है इसको हम लोग देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है। तो ये जो किया गया है निर्धारित, ये किया गया है 7, यानी 7 किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 124 के अनुसार उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या 7 निर्धारित किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। आइए अगला क्वेश्चन है 72 नंबर, इसको हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि जब किसी विधेयक या संकल्प के किसी भाग पर चर्चा नहीं हो पाती है तो उस पर मतदान पूर्व चर्चा कराने के लिए मतलब खाली स्थान है प्रस्ताव लाया जाता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। तो इसमें जो लाया जाता है गिलोटिन को लाया जाता है, गिलोटिन प्रस्ताव लाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 73 नंबर, इसको हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथन का चयन करें। तो देखते हैं हम लोग गलत कौन है। ये जो कह रहा है संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा, ये सही है। बी जो कह रहा है अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में कम से कम 50 सदस्यों की सहमति अनिवार्य है, ये भी सही है। तीसरा जो कह रहा है स्थगन प्रस्ताव के समर्थन में कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी बच रहा है निंदा प्रस्ताव के संदर्भ में लोकसभा में इसे स्वीकारने का कारण बताना आवश्यक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका गलत है, ये ऑप्शन नंबर डी। आइए जो अगला, निंदा प्रस्ताव मतलब लोकसभा में इसे स्वीकार का कारण बताना अनिवार्य है, ये होता है। आइए जो अगला बताना अनिवार्य होता है। आइए जो अगला क्वेश्चन है 74 नंबर, इसको हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करना है, इसमें सही चुनना है हम लोग को। 74 में 74 कह रहा है पहला धन्यवाद प्रस्ताव का दोनों सदनों में पारित होना अनिवार्य है, अन्यथा सरकार को इस्तीफा देना होगा। दूसरा जो कह रहा है औचित्य प्रश्न उठाकर किसी विषय पर बहस प्रारंभ किया जा सकता है। तीसरा जो कह रहा है किसी मंत्री के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पारित हो जाने पर उसे अपने पद का त्याग करना आवश्यक हो जाता है। चौथा जो कह रहा है अविश्वास प्रस्ताव केवल मंत्रिपरिषद के विरुद्ध ही लाया जा सकता है। तो हम लोग को इसमें से सत्य मतलब चुनना है। तो इसमें से जो सत्य हो रहा है हमारा 1 और 4 सही हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा। आइए जो अगला क्वेश्चन है 75 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन कर रहा है साधारण विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति की स्वीकृति के संदर्भ में निम्न में क्या शामिल है। तो आइए हम लोग देखते हैं, कूट करना है तो जो सही है उसको देखते हैं हम लोग क्या शामिल है। तो वो विधेयक को स्वीकृति दे सकता है। दूसरा जो कह रहा है वो स्वीकृति देने हेतु विधेयक को रोक सकता है। तीसरा जो कह रहा है वो पुनर्विचार हेतु विधेयक को सदन में वापस लौटा सकता है। तो इसमें से जो है 1 2 3 यानी तीनों का तीनों को ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आई क्वेश्चन नंबर जो है अगला 76 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। साधारण विधेयक संविधि पुस्तक में स्थान पाने से पूर्व संसद में 5 चरणों से गुजरता है। किस चरण में इसे जनता के विचार जानने के लिए सार्वजनिक किया जा सकता है। तो ये जो चरण है द्वितीय पाठन में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 77 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। एक सदन से पारित होने के उपरांत विधेयक दूसरे सदन में भेजा जाता है। इस संबंध में दूसरे सदन के समक्ष निम्न में से कौन से विकल्प उपलब्ध नहीं है। हम लोग देखते हैं कौन से विकल्प इसमें उपलब्ध नहीं है। तो देखते हैं हम लोग, पहला जो क्या कह रहा है, ये कह रहा है यह विधेयक को उसी रूप में पारित का प्रथम सदन को भेजा जा सकता है, ये तो उपलब्ध रहता है। दूसरा जो है बी, यह विधेयक को संशोधन के साथ पारित करके प्रथम सदन को पुनः
विचारार्थ भेज सकता है, ये भी रहता है उपलब्ध। तीसरा जो है, यह विधेयक को यह विधेयक को अस्वीकार कर सकता है, यह भी उपलब्ध रहता है। तो हम लोग को चुनना है, उपलब्ध नहीं है। तो उपलब्ध जो नहीं है, यह विधेयक के संशोधन का सुझाव देकर इसे प्रथम सदन में वापस भेजा जाता है। यही ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगला जो क्वेश्चन है 78 नंबर, इसको हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वार्षिक प्रतिवेदनों का जांच करती है? तो ये जो जांच करती है, ये करती है लोक लेखा समिति। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए जो अगला क्वेश्चन है 79 यानी 79, उसको हम लोग देखते हैं। धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य चयन, मतलब सत्य कथन का चयन करना है इसमें 79 का। तो आइए हम लोग देखते हैं। धन विधेयक के संबंध में लोक सभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है, जिसे जिसे किसी न्यायालय, संसद या राष्ट्रपति द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो ये जो हम लोग को सत्य चुनना है, तो ये तो सही है। दूसरा जो है, हम लोग उसको देखते हैं, धन विधेयक को केवल मंत्री द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है, ये भी सही है। तीसरा जो है, धन विधेयक को राष्ट्रपति रोक कर रख सकता है, यह भी सही है, रोक कर रख सकता है। तो यानी ऑप्शन ए 1 2 3 तीनों सही, तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 80 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कथन कारण वाला क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं। कथन कह रहा है कि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक है, परंतु सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। तो आइए, ये तो सही है, लेकिन हम लोग कारण भी देखते हैं। कारण कह रहा है कि केवल वे वित्त विधेयक ही धन विधेयक होते हैं जिनका उल्लेख अनुच्छेद 110 में किया गया था, ये भी सही है। तो कथन और कारण दोनों सही है। और आर जो है, मतलब कारण जो है, यह स्पष्टीकरण भी कर रहा है, एक यानी व्याख्या भी कर रहा है। तो इससे हमारा ये सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। आइए अगला जो क्वेश्चन है 81 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन का क्या कह रहा है? संविधान में बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है, किस अनुच्छेद में इसका वर्णन मिलता है? तो इसका जो वर्णन मिलता है अनुच्छेद 112 में मिलता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 82 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। रेलवे बजट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें, यानी सही का चुनना है, कुट। तो आइए हम लोग देखते हैं। रेलवे बजट को आम बजट से एकवर्थ समिति की सिफारिश पर अलग किया गया है। दूसरा जो है, यह पृथक्करण 1921 में प्रभावी हुआ। तीसरा जो हुआ, 2018 में केंद्र सरकार ने रेलवे बजट को केंद्रीय बजट में समाहित कर दिया। तो इसमें जो हम लोग को चूज करना है, सही चूज करना है, तो केवल जो एक सही हो रहा है इसमें, तो ऑप्शन नंबर ए इसके हिसाब से सही उत्तर हो जाएगा। आइए जो अगला क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं। 83 नंबर, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाया जाता है यदि दूसरे सदन द्वारा बिना विधेयक को पास किए, मतलब खाली स्थान से ज्यादा समय हो जाए, तो रिक्त स्थान की पूर्ति निम्न कूटों में से करे, यानी 6 माह हो जाएगा इसका, 6 माह से ज्यादा समय हो जाए तब। ऑप्शन नंबर इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 84 नंबर, इसको हम लोग देखते हैं। संसद में बजट 6 चरणों से गुजरता है, निम्नलिखित चरणों को कूटों की सहायता से सही क्रम में व्यवस्थित करें। आइए हम लोग कूट के सही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। बजट का प्रस्तुतिकरण, अनुदान की मांग पर मतदान, आम बहस, विभागीय समितियों द्वारा जांच, वित्त विधेयक पारित होना, विनियोग विधेयक पारित होना। तो इसमें जो पहला बैठेगा, सबसे पहले आएगा बजट का प्रस्तुतिकरण होगा। उसके बाद में जो होगा, इसमें आम बहस होगा। बजट का प्रस्तुतिकरण होगा, उसके बाद में आम बहस होगा, उसके बाद में जो होगा विभागीय समितियों द्वारा जांच होगा, उसके बाद में जो आएगा अनुदान की मांग पर मतदान आएगा, उसके बाद में जो आएगा विनियोग विधेयक पारित होगा, उसके बाद में वित्त विधेयक पारित होना। यानी 1 3 4 2 6 5, ऑप्शन नंबर इसका सी सही उत्तर बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन है 85 नंबर, इसको हम लोग देखते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत की संचित निधि का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो संचित निधि का जो संबंध है, ये अनुच्छेद है 266, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला जो क्वेश्चन है 86 नंबर, इसको हम लोग देखते हैं। भारत की संचित निधि में निम्न में क्या सम्मिलित है? तो देखते हैं क्या क्या सम्मिलित है 86 में। पहला जो है भारत सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, दूसरा केंद्र सरकार द्वारा लिए गए ऋण, तीसरा ऋणों के पुनर्अदायगी में सरकार द्वारा प्राप्त धनराशि, चौथा जो है भविष्य निधि भविष्य निधि जमा, चौथा जो भविष्य निधि जमा, पांचवा जो है बचत। इसका जो देखना है हम लोग को, तो ये बैठ रहा है भारत सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व एक, उसके बाद में केंद्र सरकार द्वारा लिए गए ऋण दो, उसके बाद में जो आ रहा है ऋणों की पुनर्अदायगी में सरकार द्वारा प्राप्त धनराशि। ये सही होगा, यानी एक दो तीन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, एक दो तीन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो गया। अगला जो क्वेश्चन है 87 नंबर, इसको हम लोग देखते हैं। विभाग से संबंधित संसदीय समितियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, असत्य कथन का चयन करें। इसमें यानी गलत चुनना है। तो इसमें हम लोग देखते हैं, प्रत्येक विभाग से संबंधित समितियों में सदस्यों की संख्या बराबर होती है। दूसरा जो है, यदि समिति का कोई सदस्य मंत्री बन जाता है तो उसकी समिति की सदस्यता समाप्त हो जाती है। न तो एक सही है, न तो दो सही है। न इसमें यानी एक दो दोनों का दोनों मतलब क्या है, असत्य है। तो ये क्या हो गया, ना तो एक ना तो दो। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए जो अगला क्वेश्चन है 88 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, संसद द्वारा न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 1961 में गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर की गई इस समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये जो किए थे H.N. सन्याल ने किया था, H.N. सन्याल ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन 89 नंबर है, इसको हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपरोक्त में कितने कथन सही है? तो आइए देखते हैं। संविधान का अनुच्छेद 105 में संसदीय विशेषाधिकार संबंधी प्रावधान है। दूसरा जो है, संसद सदस्य को संसद की कार्यवाही के दौरान कार्यवाही चलने के 40 दिन पूर्व तथा बंद होने के 40 दिन बाद तक किसी भी प्रकार का नागरिक तथा आपराधिक मामले में बंदी नहीं बनाया जा सकता। तीसरा जो है, कह रहा है संविधान ने भारत के महान्यायवादी को भी संसदीय अधिकार दिए हैं। चौथा जो कह रहा है, संसदीय अधिकार भारत के राष्ट्रपति के लिए उपलब्ध नहीं है। तो इसमें से जो सत्य है, ये सत्य केवल मतलब जो है इसमें आ रहा है केवल तीन सही है। केवल तीन सही है इसमें, और केवल तीन सही है इसमें से। सही जो है, एक सही है, तीन सही है और चार सही है। दो नंबर जो है ये गलत है। तो इसमें से तीन सही हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला जो क्वेश्चन है 90 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी कोई संकल्प केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है, न कि लोकसभा में। उपरोक्त अनुबंध किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये जो अनुच्छेद है 67 है, यानी 67। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 91 नंबर, इसको हम लोग देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें, असत्य कथन का चयन करें। तो इसमें से असत्य चुनना है। न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत की उत्पत्ति एवं विकास अमेरिका में हुआ। दूसरा जो कह रहा है, न्यायिक समीक्षा की शक्ति में संविधान संशोधन के द्वारा न तो कटौती की जा सकती है, न ही इसे हटाया जा सकता है। तो न तो इसमें से एक, न तो दो, दोनों एक दो दोनों का दोनों असत्य मतलब है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए जो अगला क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं। 92 नंबर, 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किन वाद या मुकदमों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपयोग किया गया है? तो ये जो उपयोग किया गया है, इसमें हम लोग देखते हैं। गोलकनाथ मामला, बैंक राष्ट्रीयकरण मामला, तीसरा जो है प्रिवी पर्स उन्मूलन मामला, चौथा जो है केशवानंद भारती मामला, पांचवा जो है मिनर्वा मिल्स मामला। तो इसमें जो किया गया है, ये किया गया है एक दो तीन चार पाँच, यानी सब का सब इसमें किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए जो अगला क्वेश्चन है 93 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। निम्न में से कौन सा
अनुच्छेदों के प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान करते हैं। तो ये जो शक्ति प्रदान करते हैं इसको हम लोग को देखना है कौन कौन सा अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद 134 से करता है। उसके बाद दूसरा जो है अनुच्छेद 13 ये भी करता है। अनुच्छेद 245 ये भी करता है। चौथा जो अनुच्छेद 246 ये भी करता है। पांचवा जो है अनुच्छेद 372 ये भी करता है। यानी सारे के सारे, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन है 94 नंबर, इसको हम लोग देखते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अनुच्छेद 31 बी, अनुच्छेद 31 बी किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। तो ये जो जोड़ा गया पहले संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था अनुच्छेद 31 बी। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो गया इसका। 95 नंबर अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का चयन करना है इसमें 95 में। तो आइए हम लोग देखते हैं कौन सही है। एक इसमें कह रहा है कि मूल रूप से, यानी मूल रूप में 9वीं अनुसूची में केवल 13 अधिनियम एवं विनियम विनियम थे, लेकिन वर्तमान में इसकी संख्या 282 है। दूसरा जो कह रहा है भारत में न्यायिक समीक्षा का विषय क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में सीमित है। तो इसमें से दोनों का दोनों सही है, एक भी सही है और दो भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए जो अगला क्वेश्चन है 96 नंबर, इसको हम लोग देखते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है, यानी इसमें से गलत कौन है। 96 हम लोग को देखना है। 96 पहला जो कह रहा है, सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उसके पद से नहीं हटाया जा सकता। तो नहीं हटाया जा सकता, हटाया जा सकता, ये गलत है। हटाया जा सकता है, ये गलत है। दूसरा जो कह रहा है न्यायाधीश जांच अधिनियम यानी 1968 महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने से संबंधित प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। हाँ ये करता है, ये तो सही है। तीसरा जो है जज इंक्वायरी एक्ट 1968 के अनुसार स्पीकर चेयरमैन निष्कासन प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं कर सकता है, कर सकता है, ये भी गलत है। यानी 1-3 गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा मिल रहा है इसमें 1-3, यानी ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। 1-3 गलत है, यानी 2 सही है। अगला जो क्वेश्चन है 97 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन गलत है। हम लोग को गलत चूज करना है। 97 में देखना है। एक, संविधान में प्रधानमंत्री के चयन और नियुक्ति के लिए कोई विशिष्ट प्रक्रिया नहीं है। दूसरा जो कह रहा है अनुच्छेद 75 यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो इसमें से गलत चुनना है। तो न तो 1 न तो 2, यही मतलब गलत हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, न तो 1 न तो 2। आइए जो अगला क्वेश्चन है ये 98 नंबर मिलान करने वाला, इसको हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। तो चौधरी चरण सिंह का जो नियुक्ति का वर्ष था वो 1979 था। उसके बाद में बीपी सिंह का जो मतलब समय था वो 1989 था। चंद्रशेखर, ये चंद्रशेखर जी का जो समय था ये था 1990। उसके बाद से जो पीबी नरसिम्हा राव, इनका जो समय था 1991। तो इससे जो हमारा ऑप्शन मिल रहा है 4-3-2-1, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए जो अगला क्वेश्चन है 99 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपरोक्त कथनों में से कितने असत्य है, यानी गलत चुनना है, कितने गलत हैं। तो प्रधानमंत्री के लिए पद एवं गोपनीयता की शपथ का स्वरूप किसी भी केंद्रीय मंत्री के लिए ली जाने वाली शपथ के समान नहीं है। दूसरा जो कह रहा है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर सकता है। तीसरा जो कह रहा है प्रधानमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष हैं।
तो इसमें हम लोग को जो चूज करना है असत्य यानी गलत चुना है, तो केवल जो एक असत्य है इसमें, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगला जो क्वेश्चन है इसको हम लोग देखते हैं, 100 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है। तारकुंडे कमिटी कब गठित हुआ था? तो तारकुंडे कमिटी जो गठित हुआ था 1974 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो गया। आइए जो अगला जो भी क्वेश्चन बचा है उसको हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए साथियों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने ग्रुप में भी और अपने दोस्तों को भी मतलब शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी लाभ मिले। और ठीक है साथियों, तब तक के लिए धन्यवाद।